इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है और हमले के बाद अभी तक कतर की तरफ से कोई भी एक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं लिया गया है। मिडिल ईस्ट के अंदर सिर्फ एक ईरान और यमन ऐसा देश है जिसके ऊपर अगर इजराइल हमला करता है तो पलटवार करते हुए ईरान और यमन की तरफ से हमले इजराइल के ऊपर किए जाते हैं। ज्यादा देर नहीं लगाते ये दोनों देश, बहुत जल्दी इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन कतर हुआ, सऊदी अरब हुआ, मिस्र, जॉर्डन या जो भी खाड़ी के देश हैं, इजराइल इनके घर में घुसकर भी अगर इनको मार जाए तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इजराइल को पलटकर जवाब दे दें। कतर सिर्फ ढोंग करते हुए अब सिर्फ नेताओं को इकट्ठा करके एक सम्मेलन करना चाहता है जिसमें इजराइल से जवाब तलब किया जाएगा। इजराइल क्या जवाब देगा और इनको क्या जवाब दे रहा है, आइए आज फिर इस वीडियो में कुछ इसी मसले पर बातें कर लेते हैं। और भी कुछ खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कतर के पास ताकत कम नहीं है। कतर के पास बड़े बड़े एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, बड़े बड़े एडवांस फाइटर जेट मौजूद हैं। लेकिन इजराइल ने ऐसे हमला किया कि कतर को या तो बिल्कुल भनक ही नहीं लगी या फिर कतर ने इजराइल के हमलों को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या कुछ ताकत है कतर के बाद, आगे बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी ताकत और ईरान देना चाहता है कतर को। ईरानी पार्लियामेंट के एक मेंबर ने कतर से कहा है कि वो कतर को बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल देने के लिए तैयार है। ईरान कतर को कतर की आत्मरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल देगा, लेकिन शर्त यह है कि कतर की जमीन पर जो विदेशी सेना तैनात है उसको कतर अपने देश से बाहर निकाले। विदेशी सेना ज्यादातर अमेरिकी सेना है। अगर अपने देश से बाहर कतर निकाल देता है तो ईरान कतर को बैलिस्टिक मिसाइलें देगा। दोस्तों यकीन मानो, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ये तमाम जो देश अमेरिका की मुट्ठी में हैं, अगर ये अमेरिका को हटाकर ईरान जैसे, तुर्की जैसे देशों के साथ मिलकर एक साथ काम करें, तुर्की भी वैसे कुछ करता नहीं है, अगर ये सारे देश एक साथ मिलकर काम करें तो किसी देश की सेना की इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब ईरान काफी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है, हथियार भी बहुत सारे बना रहा है। लेकिन ये लोग डिपेंड है अमेरिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर। हथियार ये इन्हीं से लेते हैं, फाइटर जेट भी इन्हीं से लेते हैं। और क्या क्या है इस वक्त कतर के पास, अमेरिका से क्या खरीदा है और फ्रांस से क्या खरीदा है, लेकिन वो सब का सब जैसा का तैसा ही रखा रह गया। कतर की एयरफोर्स सोती ही रह गई और इजराइल हमला करके भाग आया। इजराइल ने कतर के अंदर घुसकर जो हमले किए उसका नाम रखा समिट ऑफ फायर। 15 लड़ाकू विमान इजराइल के जाते हैं दोहा के अंदर। हमास का जो हेडक्वार्टर था वहां पर 10 मिसाइलें गिराकर चले आते हैं। जो हेडक्वार्टर था हमास का, उसके आसपास कौन कौन सी चीजें थी ये भी जानना जरूरी है। हमास का हेडक्वार्टर किसी वीरान इलाके में नहीं था, बल्कि हमास का हेडक्वार्टर कतर की राजधानी दोहा के एक ऐसे एरिया में था जहां पर स्कूल कॉलेजेस भी हैं, सुपरमार्केट्स भी हैं, कई सारे देशों के दूतावास भी हैं। ऐसी जगह पर हमास का हेडक्वार्टर बना हुआ था और वहीं पर हमला किया इजराइल ने। लेकिन कोई पलटकर जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया शायद इजराइल की मुट्ठी में है। सब दबते हैं इजराइल और अमेरिका से। यार राजधानी में जाकर हमला किया और सब खामोश हैं। फिलहाल खबर ऐसी आ रही है कि जो कतर के प्रधानमंत्री हैं वो न्यूयॉर्क जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात होने के बाद आपको मालूम ही है क्या होगा, ऐसा घी चिपड़ा जाएगा प्रधानमंत्री के ऊपर कतर के कि खामोशी के साथ वो बैठ जाएंगे। अब कतर के पास ताकत देखिए, कतर के पास 36 अमेरिकी फाइटर जेट F-15QA मौजूद हैं। कतर के पास 36 राफेल जेट मौजूद हैं। जो हमारे पास है राफेल विमान, कतर के पास भी हैं 36। इसके अलावा 24 यूरोफाइटर टाइफून भी कतर के पास मौजूद हैं। कतर एक ऐसा देश है खाड़ी का जिसके पास न सिर्फ इतने सारे लड़ाकू विमान हैं, छोटा सा देश होने के बावजूद, बल्कि दुनिया के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी कतर के पास मौजूद हैं। कतर के पास अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी मौजूद है, नसासमस भी मौजूद है, 5 अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार भी मौजूद हैं कतर के पास, जो पहले ही सिग्नल दे देते हैं कि कोई चीज इनके देश के अंदर आ रही है, कोई फाइटर जेट आ रहा है या कोई हमला हो रहा है। कतर के पास बड़ा एडवांस सर्विलांस सिस्टम भी मौजूद है, एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं और सब एडवांस टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल के हमलों को रोकने में पूरी तरह से कतर नाकाम रहा। बल्कि इसको ऐसा कह सकते हैं कि इजराइल आराम से कतर की राजधानी दोहा में घुसता है 15 फाइटर जेट लेकर और हमला करके वापस भी आ जाता है
और एक भी मिसाइल फायर नहीं की गई। या तो कतर की सेना सोती रह गई या फिर कतर की सेना ने हमला करने की कोशिश भी नहीं की। जब ईरान ने हमला किया था कतर के अंदर अमेरिकी ठिकानों पर, तब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने भी रोका था और कतर के डिफेंस सिस्टम ने भी रोका था। कतर आज ये जो बहाने कर रहा है ना कि हमें जवाब देने का पूरा हक है और हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ एक दिखावा हो सकता है कि कतर को भी मालूम हो कि इजराइल हमला करने वाला है। भाई सोचने वाली बात है कि एक भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। किसी देश की राजधानी में हमला हो रहा है और वायुसेना सो रही है। सवाल तो उठना लाजिम है कि आखिर एक भी फाइटर जेट को रोकने के लिए एक भी मिसाइल फायर क्यों नहीं की गई? या फिर इजराइल ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि जो भी रडार सिस्टम थे, जो भी कतर के सर्विलांस थे, वो सब के सब धरे के धरे रह गए। किसी को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि कोई फाइटर जेट अंदर घुसा है। लेकिन भाई राजधानी में जब घुसे थे, हमला करके वापस जब निकले होंगे तो कुछ तो भनक लगी होगी यार। क्या सो ही रही थी क्या कतर की सेना? समझ नहीं आता है। लगता तो यह है कि सब मिली भगत है। अब ये सब होता कैसे है? इजराइल कैसे टारगेट करके हमला कर देता है? कैसे इजराइल को मालूम होता है कि फला शख्स यहां पर है? खलील अल हया और ये दूसरे जो नेता हैं, ये बड़े टॉप लीडर हैं हमास के, ये बच गए। वो इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने अपने फोन को या तो कर्मचारियों के पास छोड़ दिया या फिर अपनी कार में छोड़ दिया। दोहा में भी इनका जो हेडक्वार्टर बना हुआ है वो सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इसके आसपास कई सारे बिल्डिंग्स हैं। कभी किसी बिल्डिंग में ये लोग मीटिंग करते हैं, कभी किसी बिल्डिंग में मीटिंग करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल मोबाइल के जरिए इनकी लोकेशन का पता लगा लेता है, इसलिए हमास के नेता ज्यादातर मोबाइल को अपने से दूर रखते हैं। कहीं पर अगर इनको मीटिंग करनी होती है तो अपने मोबाइल को या तो कर्मचारियों को दे जाते हैं या फिर गाड़ी में छोड़कर चले जाते हैं। तो खलील अल हया और ये दूसरे जो नेता हैं टॉप लीडर हमास के, वो इस मीटिंग में पहुंचे थे, लेकिन वो अपने फोन से काफी दूर थे, इसलिए इजराइल इनको टारगेट नहीं कर पाया। कर्मचारियों के पास जो फोन थे उनको ट्रैक करके इजराइल ने हमला किया और हमला सटीक था, जिसमें कुछ कर्मचारी मारे गए और खलील अल हया का बेटा भी मारा गया। तो इजराइल इस तरीके से ही हर जगह पर टारगेट करके सटीक हमले करता है। अब कुछ लोग कहेंगे फराज भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल सब कुछ है, क्योंकि सारी की सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं के हाथ में है। मोबाइल में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका का ही है। तुर्की के हैकर ने इजराइल के मंत्री बेन गबिर और कार्ड्स, ये जो स्क्रीन पर है, इनका मोबाइल हैक कर लिया और बाकायदा इनका जो पर्सनल नंबर है वो शो कर दिया पूरी दुनिया के सामने और इनको कॉल भी की। बाकायदा इसको लेकर इसने ट्वीट भी किया है कि किस तरीके से हैक किया गया इनके नंबर को। तो जब इजरायली नेताओं के नंबर हैकर हैक कर सकते हैं और हैक करके किसी को कॉल कर सकते हैं, तो इजराइल के लिए सब कुछ बहुत आसान है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं के हाथ में है। इजराइल ज्यादातर मोबाइल के जरिए या जो भी डिवाइस बातचीत करने में या किसी और काम में इस्तेमाल की जाती है, उसी के जरिए लोकेशन पता करके सटीक हमला करता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के इस हमले की निंदा की है और ट्वीट करके कुछ बातें कही हैं और कहा है कि इस तरीके से हमला नहीं करना चाहिए, हमारा अच्छा साथी रहा है कतर, और भी बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। नेतन्याहू ने कल एक सम्मेलन में कहा कि कोई गाजा नहीं होगा, कोई फिलिस्तीन नहीं होगा। गाजा तो छोड़िए, फिलिस्तीन ही नहीं होगा। फिलिस्तीन पूरा हमारा है और हम इसको अपना कर रहेंगे। फिलिस्तीन अलग राज्य कभी हो ही नहीं सकता, हमारा है और हमारा रहेगा। दोस्तों, इजराइल पूरी दुनिया में जो कुछ कर रहा है वो आतंकवाद के नाम पर कर रहा है। आतंकियों को खत्म करने के लिए इजराइल का कहना है कि हम ऑपरेशन चला रहे हैं। अमेरिका भी ऐसा ही करता है। किसी भी देश को अगर अमेरिका बर्बाद करना चाहता है तो उसके पीछे आतंक का धप्पा जरूर होता है। बहुत सारे देश है दुनिया में जिसको आतंक के खत्म करने के नाम पर खत्म कर दिया गया। अब इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहां से कहां तार जोड़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, जो 9/11 का हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका के अंदर, उस हमले का जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, अमेरिका ने उसको पूरी दुनिया के अंदर खोजा और पाकिस्तान के अंदर खोज कर उसको मार दिया। जिस तरीके से 9/11 का हमला हुआ, उसी तरीके से 7 अक्टूबर 2023 का हमला इजराइल के ऊपर हुआ। अमेरिका ने भी अपने दुश्मन को पूरी दुनिया में खोज कर मारा था और इजराइल भी अपने आतंकियों को, दुश्मनों को दुनिया भर में ऐसे ही खोज कर मारेगा, चाहे फिर वो किसी भी देश के अंदर मौजूद हो। तो 9/11 के हमले से 7 अक्टूबर के हमले को बेंजामिन नेतन्याहू कंपेयर करके दोहा के अंदर जो हमला किया था उसको जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के सामने यह दिखा रहा है कि देखिए, अमेरिका भी ढूंढ कर मारता है आतंकियों को, चाहे वो किसी भी देश में छुपे हो। पाकिस्तान में अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक करके एक मिशन चला के उसको मारा और हम भी ऐसे ही अपने दुश्मनों को
मार रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने हमलों को इस तरीके से नेतन्याहू जायज ठहरा रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अब कोई भी ऐसा देश नहीं है ईरान को छोड़कर या थोड़ा बहुत यमन कि इजराइल को जवाब दे सके। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कतर की वायुसेना गहरी नींद में क्यों सोई थी जब इजराइल के फाइटर जेट कतर के अंदर घुस रहे थे। कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ, कोई फाइटर जेट नहीं उड़ा कतर का, और इजराइल आराम से हमला करके भाग गया। क्या इनकी सबकी मिली भगत है हमास को खत्म करने की? आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर करें। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।